हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है हमारे स्टडी आईएएस हिंदी माध्यम के चैनल पे। हम पॉलिटी का सीरीज लेके चल रहे हैं। आज चलेंगे लेक्चर नंबर 14 पे 14 पे। तो चलिए, हम सहकारी संघवाद देख रहे थे। पिछले 13वां लेक्चर था पिछले, हम उसमें सहकारी संघवाद का इंट्रोडक्शन देखे थे। आज हम देखेंगे उनका प्रावधान क्या क्या है, और सहकारी संघवाद में जो हमारे संविधान में प्रावधान दे रखा है, कहाँ पर संवैधानिक प्रावधान दे रखा है, तो किस किस आर्टिकल में दे रखे हैं वो हम देखेंगे। गैर संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है वो देखेंगे। फिर देखेंगे असंवैधानिक प्रावधान, तो हम देख लिए थे, कल बता दिए थे आपको। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आएगा तो, क्योंकि पढ़ाने में अगर आपको इस तरह से नोट्स पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, आप यूट्यूब पर देखिएगा तो एकदम बेहतरीन फ्लो इस तरह से नोट्स साथ में आपको कहीं भी मिलेगा, पीपीटी पे क्लास मिलेगा। तो आप लोग को साथ के साथ नोट बन जाता होगा, पीडीएफ का कोई लफड़ा नहीं रहता होगा। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग जो है सो वीडियो को पूरा देखिए और पूरा नोट्स बनाइए। कंप्लीट पॉलिटी आप लोग को अच्छा से हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं। हम सहकारी संघवाद देख रहे थे। सहकारी संघवाद में हम कल बताए थे कि संवैधानिक प्रावधान देखेंगे हम, 2 कारक बताए थे। तो आज हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 पे। सहकारी संघवाद, इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी दोस्तों, कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म। पहला देखेंगे संवैधानिक प्रावधान या फिर संवैधानिक कारक। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया थे आप लोग को कि अनुच्छेद 252 था, अनुच्छेद 258 था, अनुच्छेद 258A था, अनुच्छेद 262 था, अनुच्छेद 263 था, अनुच्छेद 279 था, 79 के क्रॉस ए, और अनुच्छेद 280 था। फिर था अनुच्छेद 290। तो हम एक एक करके देखते हैं अनुच्छेद 252 में क्या है। अनुच्छेद 252 में दिया है कि 2 राज्य मिलकर अगर केंद्र को सिफारिश करता है तो संसद जो है सो उस सिफारिश पर, उस जिस सूची पर सिफारिश कर रहा है उस पर विधि बना सकता है। रुकिए दोस्त, एक सेकंड। पहला है अनुच्छेद 252 के अनुसार अनुच्छेद 252 में बताया गया है इसमें बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक
दो या दो से अधिक राज्यों की सिफारिश पर संसद, यानी कि केंद्र सरकार जहां पे आते हैं, संसद द्वारा उन राज्यों के राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकता है, बना सकती है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि दो राज्य में कुछ ऐसा प्रावधान है जो कि खुद से नहीं बना पा रहा है, तो दो राज्य मिलकर बोलेगा कि केंद्र संसद को कि आप ही जो है सो इस सूची पर कानून बना दीजिए, यानी कि विधि बना दीजिए। तो वो क्या करेगा, ये अनुच्छेद 252 के तहत संसद फिर कानून बनाएगा, उस पर बनाएगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट जो है सो जो संवैधानिक प्रावधान दे रखा है उसमें दे रखा है अनुच्छेद 258 के अनुसार इसमें तो क्या दे रखा है कि ऊपर वाला में दे रखा है कौन सिफारिश करेगा, राज्य सिफारिश करेगा, किसको करेगा, संसद को करेगा। इसमें क्या कह रहा है कि केंद्र जो है सो राज्यों को अपने क्षेत्र का कोई भी हिस्सा सौंप सकती है। केंद्र राज्यों को अपने क्षेत्र, यानी कि केंद्र क्षेत्र के केंद्र सूची का कोई विषय सौंप सकता है। यानी कि केंद्र को अगर ये चाहेगा कि नहीं इस विषय पर राज्य कानून बनाए, तो वो अपने विषय क्या किए, राज्य को सौंप देते। किस अनुच्छेद के तहत, 258 के तहत। तो फिर इसका उल्टा भी होगा। तो अनुच्छेद 258 के क्रॉस ए में के अनुसार दे रखा है कि अगर राज्य चाहेगा तो अपना कोई भी विषय केंद्र को सौंप सकता है। तो इसमें क्या करता है, राज्य केंद्र को अपना क्षेत्र का कोई विषय सौंप सकता है। आप लोग को यहाँ पे डाउट होगा कि जो है सो ये विषय क्या है। तो देखिए, हमारे यहाँ आपको पढ़ाए थे शक्ति का विभाजन है। क्या किया गया है, सबको शक्ति दे दिया गया है। यानी कि केंद्र के पास शक्ति है, कुछ शक्ति राज्य के पास है, और कुछ शक्ति स्थानीय सरकार के पास भी है, जो कि उस पर भी कानून जो है सो कौन बनाता है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाता है। या तो दोनों भी बना सकता है अलग अलग, या फिर केंद्र भी बना सकता है। तो बांटा हुआ है कितना विषय, जैसे कि मान लीजिए रेलवे किसमें है, केंद्र में है। अगर हम बात करेंगे विदेशी से कोई भी संबंध करना, केंद्र में है। अगर हम बात करेंगे कि सिक्योरिटी पर्पज पे, केंद्र के पास है। लेकिन अगर हम बात करें कृषि, कृषि किसके अंदर है, राज्य सूची के अंदर है। तो इस स्वास्थ्य किसके अंदर है, राज्य सूची के अंदर है। तो ये एक सूची बना रखा है। वर्तमान में केंद्र में शायद 98 विषय दे रखा है केंद्र सूची के अंदर, राज्य में 58 के करीब है। बाकी करंट में हम अपडेट कर देंगे, देखिए। तो ऐसे ही जो है सो जो राज्य का जो विषय है वो क्या करेगा, केंद्र को सौंप देगा कि आप हमारे क्षेत्र पर कानून बनाइए, यानी क्या बनाइए, विषय पे जो है सो विधि बना सकते हैं। सौंप अपना आप काम कीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 4th नंबर पे है अनुच्छेद 262 के अनुसार अनुच्छेद 262 में ये बताया जा रहा है
कि अंतर्राज्य, अगर मान लीजिए दो राज्य के बीच में, एक राज्य और दो राज्य के बीच में कोई नदी विवाद है, नदी जा रहा है और उसमें विवाद होता है, तो उस विषय का समाधान कौन करेगा? सांसद करेगा। और सांसद करेगा, लेकिन संसद जो है सो न्यायालय को हस्तक्षेप के लिए रोक लगा सकती है, कहेगा आप इस पे हस्तक्षेप मत करो। कौन करेगा इसका समाधान? सांसद करेगा। सांसद नहीं, संसद, पार्लियामेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अंतर्राज्य नदी जल विवाद। तो इसका समाधान कौन करेगा? समाधान है संसद के द्वारा। लेकिन याद रखिएगा, संसद जो है न्यायालय को हस्तक्षेप करने से रोक लगा सकती है। तब चलते हैं अनुच्छेद 263 पे। तिरसठ के अनुसार आप लोग सोच रहे होंगे कि अनुच्छेद 1, 2, 3 नहीं पढ़ाए सर, एक आ गए 252, 53 पे। तो हम बताए थे जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाएंगे, जहाँ जहाँ जिस आर्टिकल्स का यूज होगा वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो 263 में क्या कहता है कि अंतर्राज्यीय परिषद की गठन स्थापना किया जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना क्यों किया जाएगा स्थापना? तो राज्यों के मध्य सहयोग एवं सामंजस्य स्थापित करने के लिए। राज्यों के मध्य सहयोग एवं सामंजस्य स्थापित करने के लिए। तो फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 279 के ए। यह है जीएसटी का संग्रह करने के लिए। क्या है? जीएसटी परिषद का गठन। जीएसटी परिषद। आप बताइएगा किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्तीय आयोग का गठन करना है। क्या है? इसके तहत वित्त आयोग गठित किस लिए किया जाएगा? वित्तीय संघवाद को स्थापना करने के लिए। वित्तीय संघवाद की स्थापना के लिए। तो वित्तीय संघवाद की स्थापना क्यों किया जाएगा? क्योंकि यहां से लिख सकते हैं, क्योंकि संघ एवं राज्यों के मध्य
वित्तीय सहयोग एवं सामंजस्य में वृद्धि होना। सामंजस्य में वृद्धि करता है वित्तीय आयोग। समझे तो एक और अनुच्छेद 290 के अनुसार, इसके अनुसार क्या कहता है, केंद्र एवं राज्य के मध्य जितने खर्च होगा उसका समायोजन करने के लिए केंद्र एवं राज्य के मध्य खर्चों का समायोजन के लिए। तो ये है संवैधानिक प्रावधान है जो कि इतने संविधान में वर्णित किया गया है। अब नेक्स्ट चलेंगे हम किस पे चलेंगे, अब चलेंगे हम गैर संवैधानिक प्रावधान पे। गैर संवैधानिक प्रावधान, तो संवैधानिक प्रावधान किस लिए बनाया गया है, क्योंकि भारतीय संघीय व्यवस्था में सहकारिता की स्थापना करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं किस लिए बनता है, क्योंकि इसका उद्देश्य है, कह सकते हैं ब्लैक पेन से लिखते हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था में सहकारिता की स्थापना करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं गैर संवैधानिक प्रावधान पे। गैर संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है इस पे चलते हैं। दूसरा है गैर संवैधानिक प्रावधान या कारक। तो सबसे पहले पता है क्या, देखिए जो गैर संवैधानिक प्रावधान है ये कहीं न कहीं जो है सो सरकार के संचालन के दौरान कुछ ऐसा आधार उत्पन्न किया जिसका उल्लेख संविधान में नहीं था, किंतु उन्होंने भारत में सहकारी संघवाद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि जो संविधान में वर्णित नहीं है लेकिन संविधान का इसका विरोध भी नहीं है। तो आइए लिखते हैं, सरकारों के संचालन के दौरान कुछ ऐसे आधार उत्पन्न हुए हैं जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। संविधान में तो नहीं है लेकिन ये संघ का जो संघवाद का स्थापना जरूर करता है, किंतु उन्होंने भारत में सहकारी संघवाद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
तो क्या क्या है, तो ये आधार निम्नलिखित है। ये आधार निम्नलिखित है। सबसे पहले हम बताए थे नीति आयोग है। क्या है? नीति आयोग। ये संविधान में नहीं है, याद रखिएगा। नीति आयोग जो है सो पहले क्या था, ये 2000, ऐसे तो ये 2015 में लागू हुआ है, 2015 में लागू हुआ है, लेकिन 2015 से पहले 2015 से पहले क्या था? योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, ये दो था। तो फिर नीति आयोग का गठन किस लिए किया गया? तो इसका उद्देश्य है नीति आयोग के गठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करना रहा है। इस प्रकार यह संघ एवं राज्यों के मध्य विशेषज्ञों एवं तकनीकी परामर्श के माध्यम से सहयोग की स्थापना पर बल देता है। बल देता है। तो अब नेक्स्ट है विभिन्न सम्मेलन। ऐसा कौन सा सम्मेलन है जिसमें संघवाद को जैसो लक्षण मिलता है? तो देखिए, विभिन्न सम्मेलन भी है, जैसे कह सकते हैं राज्यपालों का सम्मेलन का अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन का अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। पीएम द्वारा। और है राज्य के पंचायतों राज्य के पंचायत
राज्य मंत्रियों का सम्मेलन का अध्यक्षता केंद्र के पंचायती राज मंत्री द्वारा। ऐसे ही राज्य के मुख्य सचिवों का सम्मेलन का अध्यक्षता कौन करता है? कैबिनेट सचिव के द्वारा। कैबिनेट सचिव के द्वारा। तो ये सब सम्मेलन होता है हमारे देश में। ये सब कहीं न कहीं लक्षण दिखाता है संघवाद का। फिर है क्षेत्रीय परिषद। क्या है? तीसरा नंबर कह सकते हैं क्षेत्रीय परिषदें। इसको बोलते हैं जोनल काउंसिल। देखिए भारत में 6 क्षेत्रीय परिषद बनाया गया है। कैसे कैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले ये लिखते हैं, ये है क्या? यह है शाब्दिक निकाय, शाब्दिक संस्था। इंग्लिश में बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। ये होता क्या है? यह होता है कानून द्वारा निर्मित या निर्धारित शाब्दिक बॉडी। ठीक है, यहाँ से ये बनाया गया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत यहाँ पे जो है सो 6 क्षेत्रीय परिषद कहाँ कहाँ है आप देख लीजिए। यह है पूरब, यह है पश्चिम, यह है उत्तर, यह दक्षिण, यह है मध्य, और एक इसको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी। यानी कि कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और ये 6 को जो है सो क्या है? जनरल परिषद है, क्षेत्रीय परिषद। कौन कौन है? तो ऐसे लिख सकते हैं कि पहला पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्यम क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, मध्यम क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी पूर्वी पश्चिम क्षेत्रीय परिषद। यह नाम लिख देते हैं। एक में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, दूसरा है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, तीसरा है
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। चौथा है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। तो ये हो गए इतने। बाकी नेक्स्ट हम चलते हैं, दो और है क्षेत्रीय परिषद, उसको भी हम लिख लेते हैं यहीं पे। आप लोग पूरा वीडियो बना के देखते रहिए, मन लगेगा वीडियो पूरा, साथ में नोट बनाते चलिएगा। 5th नंबर पे है केंद्रीय बोल सकते हैं या मध्य क्षेत्रीय परिषद। और एक लास्ट है जो 6 नंबर पे है, इसको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। याद रखिएगा जितनी क्षेत्रीय परिषद है इसका अध्यक्षता कौन करता है? केंद्र के गृह मंत्री। तो लिख सकते हैं प्रत्येक वर्ष इन सभी क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होती है जिसका अध्यक्षता केंद्र का गृह मंत्री करता है। केंद्र का गृह मंत्री, जितने भी क्षेत्रीय परिषद सबका बैठक कौन करते हैं? केंद्र का गृह मंत्री। सब मतलब कि एक साथ जो होता है बैठक, चलिए साल में एक बार होता है। तो ये हो गए गैर संवैधानिक प्रावधान। अब हम यहाँ पे ये जब हो गए तो एक टॉपिक आते हैं भारतीय संघ, जो भारतीय संघीय प्रणाली को जो है उसकी किससे करते तुलना? अमेरिका और कनाडा के। तो हेडिंग चेंज करते हैं, लिखते हैं भारतीय संघीय प्रणाली की अमेरिका एवं कनाडा से तुलना। देखिए भारत की जो क्षेत्रीय संघीय प्रणाली है हम वो अमेरिका से अपनाए, कनाडा से अपनाए, लेकिन जैसे के तैसे हम नहीं लिख रखे हैं। याद रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, हम जैसे दिया हुआ है वैसा ही नहीं लिखे हैं। किसका? क्या चीज़? यही संघीय प्रणाली। मतलब कनाडा में जो लिखा था वहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं किए। तो हम पहले लिखते हैं अमेरिका, अमेरिका। इसमें क्या है? फेडरेशन यानी कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य सामंजस्य नहीं, समझौता किए, समझौते पर आधारित है। अमेरिका में केवल संघीय सूची बनाई गई है। अमेरिका में केवल संघीय सूची बनाई गई है। संघीय सूची मतलब यहाँ बोल सकते हैं कि संघ के लिए विषय लिखे गए हैं, लेकिन
राज्यों के लिए विषय नहीं है, के लिए विषय नहीं लिखा गया, नहीं लिखा गया। यानी कि हम कह सकते हैं संघ सूची के विषय के अतिरिक्त सभी विषय राज्यों के लिए। मतलब हमारे यहाँ क्या किया गया है कि संघ सूची को लिख दिया गया है कि संघ सूची में ये संघ सूची के विषय है, ये राज्य सूची के विषय है, और ये स्थानीय सूची का विषय है केंद्रीय सरकार की। लेकिन समवर्ती सूची को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समवर्ती सर। तो समवर्ती सूची के लिए बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ संवर्णित कर दिया गया। यहाँ क्या है, केवल संघ सूची में लिख दिया गया है और बाकी छोड़ दिया गया है, और संघ सूची में जो लिखा हुआ वो छोड़ के बाकी जितना है सब राज्य सूची के विषय में है। तो यहाँ लिख सकते हैं दूसरा लाइन, संघीय सूची के विषय के अतिरिक्त सभी विषय राज्यों के लिए। राज्यों के लिए है। नेक्स्ट है अमेरिका। अमेरिका यानी केंद्र सरकार, केंद्र सरकार अपने ऊपर स्वयं सीमाएं निश्चित कर ली। और कनाडा में क्या है, कनाडा में बोल सकते हैं संघीय सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात कह सकते हैं ये क्या अपना है, यूनियन के प्रकार। अर्थात यह यूनियन प्रकार के है, क्योंकि संघ ही क्या समझता है, भारत में क्या दिखाता है, ज्यादा मजबूत में संघ है। नेक्स्ट यहाँ भी क्या है, नियुक्ति राज्यपाल का प्रावधान है। बता देते हैं राज्यपाल एक तरह से हमको लगता है कि केंद्र का एजेंट है, राज्यों में छोड़ दिया जाता है। इनका काम क्या होता है कि इस संविधान का विफलता तो नहीं हो रहा है, जो काम संविधान में है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा, सीएम काम कर रहे हैं कि नहीं, वही सब देख रेख करने के लिए। बाकी और भी काम है, बाकी जब राज्यपाल पढ़ाएंगे तो अच्छा से बताएंगे। चलिए निष्कर्ष में हम बोल सकते हैं, निष्कर्ष तक क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष में ये कहिए कि भारत में कनाडियन या कनाडाई मॉडल अपनाया गया है, क्योंकि कनाडाई मॉडल के संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल सुपरमेसी का
प्रावधान है, अर्थात सुपरमेसी अर्थात क्या हो जाएगा, केंद्र मजबूत स्थिति में। केंद्र के पास मजबूत शक्तियों में है। उच्चतम न्यायालय भी कुछ बोले हैं इसी में। उच्चतम न्यायालय ने कहा, क्या कहा है, समरस अर्थान्वयन का सिद्धांत, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, अपनाएंगे, अर्थात निर्णय केंद्र और राज्य के मध्य सहयोग वाला हो, जो भी निर्णय होगा जिसका राज्य सहयोग करे। तो हम इसके चुनौती भी देखेंगे, कल से चुनौतियाँ देखेंगे। बाकी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्त, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि याद रखिएगा बूंदे बूंदे तालाब भरता है। तो आपको एक दिन पढ़ने से आईएएस नहीं बनिएगा, पूरा पढ़िए, पूरा नोट्स बनाइए, प्रॉपर अपने हाथ के लिखा हुआ नोट्स होना चाहिए, तभी समझ में आता है। तो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहिएगा तो इसी में जो है सो ईमेल आईडी दे रखा है, टेलीग्राम आईडी दे रखा है, इंस्टाग्राम आईडी दे रखा है। आप जिसके माध्यम से कनेक्ट करना चाहते हैं कनेक्ट कर लीजिएगा हमसे। किसी भी बात में आपको अगर हेल्प चाहिए, मेंटरशिप की तरह चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, जिसके लिए चाहिए आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं मैसेज में। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।